नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सोनम वांगचुक को दिल्ली की सीमा पर क्यों रोका गया? क्या इस देश में गांधी के राजघाट तक जाने का रास्ता थाने और कांटों भरे रास्तों से गुजरने लगा है? 2 अक्टूबर को राजघाट पर बापू की समाधि तक जाना इतना बड़ा गुनाह या राजनीतिक विद्रोह कैसे हो गया कि सोनम वांगचुक के साथ चल रहे लगभग 150 पदयात्रियों को रोक दिया गया? सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के विरोध में आज लद्दाख बंद का आह्वान किया गया है। लद्दाख और करगिल की दुकानें बंद कर दी गई हैं। पीपल्स मूवमेंट फॉर 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इस बंद का आह्वान किया। यह बताता है कि इन सत्याग्रहियों का लद्दाख और करगिल में कितना समर्थन है। यह दिल्ली क्या है? राजधानी है या राजा का महल है, जहां कोई अपनी फरियाद लेकर घुस भी नहीं सकता? 150 लोगों की पदयात्रा को रोकने के लिए जिस तादाद में पुलिस की तैनाती की गई है, उसी से पता चलता है कि दिल्ली की सीमा किसके इशारे पर राजनीतिक सीमा में बदल जाती है और इस सीमा में किसके घुसने की मनाही हो जाती है। नमस्कार जूले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुँच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं, तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या न पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। राम रहीम को जिस दिन पैरोल पर रिहा किया जाता है, उसी दिन सोनम वांगचुक को राजघाट पर पहुंचने से पहले हिरासत में ले लिया जाता है। जो दिल्ली बात बात पर धड़का करती थी, दिल्ली चलो के नारे के साथ देश भर से लोग यूं ही चल दिया करते थे, क्या वो दिल्ली अब मुर्दा हो गई है? लोगों के बीच लोग नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? बैरिकेडों की राजधानी बनती जा रही है दिल्ली। बवाना थाने को घेरने के लिए यहां बंदोबस्त किया जा रहा है। इसी थाने में सत्याग्रहियों को रखा गया है। कुछ को रोहिणी थाने में भी रखे जाने की खबर है। सोनम वांगचुक को बवाना थाने में रखा गया है, जबकि फुटसोग, नामग्याल, मोहम्मद हसन, दिलीप जैन, मोहम्मद अली, मोहम्मद जाफर, रिगजिन वांगडुस, पद्मा सातन, सोनम स्टैंजिन, दोरजे बुलू, सुनुराज, दोरजे नामग्याल, सुरेंद्र कुमार, सेवांग गोनबो और चोसपल को रोहिणी थाने में। बवाना थाने के बाहर पुलिस की तैयारी देखकर लगता है देश के किसी बड़े दुश्मन को यहां रखा गया है और जंग होने वाली है। दिल्ली पुलिस के आदेश में लिखा है कि ईदगाह मामले और जम्मू कश्मीर हरियाणा के विधानसभा चुनावों के कारण दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने 6 दिन के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है, जिसे पहले हम 144 के नाम से जानते थे। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने और धरना प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह जब सोनम वांगचुक से मिलने गईं, तब उन्हें भी रोक दिया गया। अभी हम 17 बंदे रोहिणी के पुलिस स्टेशन में अभी है और कल से हमने यहाँ पे डिनर भी पुलिस वालों ने हमें अरेंज किया था, लेकिन सभी लोगों ने यही एक डिसीजन लिया कि हम सब अंदर साइड पे जाएंगे
कल से हमने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया और आज सुबह भी हमने कुछ नहीं खाया और कल भी नहीं खाया, क्योंकि ये जो डिमांड्स है, लद्दाख के जो 4 पॉइंट डिमांड्स है, वो बहुत जरूरी अहम डिमांड्स है। ये सभी सत्याग्रही हैं। पुलिस का दिया खाना ठुकरा दिया। रात से ही सब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। लेह से राजघाट तक पैदल चलकर आना चाहते थे, मगर राजनीति का आरोप न लग जाए इसलिए चंडीगढ़ से बस में सवार होकर हरियाणा पार किया, क्योंकि वहां चुनाव चल रहे थे और अब चुनावों के कारण ही इन्हें हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली को सीखना चाहिए कोलकाता से, जिस शहर में पिछले ही महीने सैकड़ों प्रदर्शन हुए, उन प्रदर्शनों को होने भी दिया गया। इनमें बीजेपी भी प्रदर्शन करती रही। जो काम बीजेपी खुद बंगाल में करना चाहती है, वही काम दूसरों को दिल्ली में क्यों नहीं करने देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर कहा था उनके साथ सख्ती नहीं होनी चाहिए। कोलकाता में कम से कम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के बीच चली गईं, उनसे बात की, वहां जाकर बात की और बुलाकर बात की। लेकिन दिल्ली में ऐसा क्या होता है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वालों से प्रधानमंत्री प्रकाश वर्ष की दूरी पर चले जाते हैं। जिस राजधानी दिल्ली के भीतर बड़े बड़े आंदोलनों का जन्म हुआ, इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेकर लोगों ने नागरिक होना सीखा, लोकतांत्रिक होना सीखा। उस दिल्ली के भीतर महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, इसकी याद अभी मिटी नहीं है। हर किसी को याद है कि कैसे महिला पहलवानों को घसीटकर यहां से उठाया गया था। और लोग यह भी नहीं भूले हैं कि किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमा पर कीलें गाड़ी गईं, कटीले तारे लगा दी गईं, सीमेंट की ऊंची दीवारें बना दी गईं। सोनम वांगचुक को रोककर दिल्ली पुलिस ने इन सभी कटु यादों को फिर से सतह पर ला दिया है कि कुछ भी नहीं बदला है। संविधान की किताब पर माथा टेकना और उसकी भावना लेकर लेह से दिल्ली आ रहे लोगों से बात करने में बहुत अंतर होता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ भारतीयों में से केवल 150 पदयात्रियों से इतना भयभीत हो सकते हैं, इन्हें रोकने के लिए इतनी पुलिस लग सकती है, तो वो दिन दूर नहीं जब सड़क पर अकेला चल रहा व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कुछ भी बनने से पहले अपनी भीषण गरीबी के दौर में अमेरिका के सभी 29 राज्यों का दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी एक पदयात्री का दर्द नहीं समझ सके, जो लेह से पैदल और बस से चलकर दिल्ली तक आया है। न्यूज़वीक को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, डेल्टा एयरलाइंस की उन दिनों असीमित छूट हुआ करती थी। आप 1 महीने तक यात्रा कर सकते थे, बस उसमें सामान ले जाने की इजाजत नहीं होती थी और सीट का रिजर्वेशन नहीं होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस की डिस्काउंट स्कीम से 29 राज्यों की यात्रा कर लेते हैं, लेकिन लद्दाख से 150 यात्री दिल्ली आकर राजघाट नहीं जा सकते। उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं है। 1 सितंबर को सोनम वांगचुक 150 पदयात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए चलते हैं। पर्वतीय रास्तों से होते हुए, पैदल चलते हुए, लोगों से मिलते हुए उन्होंने हिमाचल, पंजाब और हरियाणा का रास्ता पार कर लिया। दिल्ली की सीमा पर हिरासत में ले लिए गए। लेह से चंडीगढ़ तक निरंतर पैदल चलते हुए आए। उसके बाद बस से चलने का फैसला लिया, क्योंकि हरियाणा में चुनाव हो रहे थे और नहीं चाहते थे कि उनकी पदयात्रा पर किसी राजनीतिक पार्टी का रंग चढ़े। लेकिन इसके बाद भी सोनम वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में लिया। 150 लोग क्या मांग रहे हैं? केवल इनकी 4 मांगे हैं और इन 4 मांगों को लेकर ये 1 महीने से पैदल चल रहे हैं। इनकी पहली मांग है कि लद्दाख का राज्य का दर्जा फिर से बहाल किया जाए। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कर लद्दाख के पर्यावरण और जनजातीय संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया जाए। लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हो, जो सेवाओं में भर्ती और लद्दाख के प्रबंधन का काम देखे। लद्दाख में लेह और करगिल को अलग लोकसभा सीट बनाया जाए, जिससे यहाँ के लोगों की संसद में बेहतर नुमाइंदगी हो। इस पदयात्रा का आह्वान लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक फ्रंट ने किया है। क्या ये मांगे आपको इतनी भयावह लगती हैं कि इन्हें आराम से दिल्ली में घूमने भी नहीं दिया जा सकता? इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने मार्च के महीने में 21 दिनों की भूख हड़ताल की। उसका कोई नतीजा नहीं निकला तो पदयात्रा लेकर दिल्ली चलने का ऐलान कर दिया।
Hello, people of the world. Today we are crossing one of the highest passes in the world, Taklangla, at 17,482 feet. From this height, we want to send an urgent SOS message to the world leaders and citizens. We, the tribal indigenous people of Ladakh, are on a climate march of 30 days covering 1,000 kilometers, crossing some of the highest passes, snowy mountains and treacherous treks. As we go along, we want to draw your attention by sharing our story of impacts of climate change on the fragile ecologies of high Himalayas. Well, talking of climate change, the weather on these high passes change every 10 minutes. It's now snowing as we descend. Now, in these high Himalayas, our glaciers, you can see there, are melting very fast, leaving behind flash floods and droughts. These glaciers are our lifelines and they're going away, and soon we will become climate refugees. Therefore, we want to make two appeals to the people of the world and the leaders of the world from the heights of this pass. Firstly, a local appeal to the Prime Minister of India to please safeguard these fragile ecosystems of the high Himalayas under the 6th schedule of the Indian Constitution, thereby giving the right to take stewardship of these ecosystems to the local indigenous people. Our second appeal is a global appeal to the world leaders and citizens of the world to please cut down on carbon emissions as urgently as possible, because we have very little time left. Here I have a climate clock prepared by the best scientists in the world, and we have less than 5 years left before things go irreversible and out of control. चुनाव के बीच राम रहीम को परोल पर छोड़ा जाता है। बार बार दोहरा रहा हूं, सभी को पता है राजनीतिक रूप से चुनाव को प्रभावित करते हैं, लेकिन राजनीति से दूर रहने वाले इन सत्याग्रहियों को चुनाव के नाम पर हिरासत में लिया गया। चुनाव कारण है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिनका जिक्र दिल्ली पुलिस के आदेश में नहीं है। अगर ये सत्याग्रही 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंच जाते तो बापू का राजघाट सरकारी औपचारिकताओं के लिए खाली नहीं मिलता। जिस बापू को भरी सभा में गोली मारी गई, जो मरने के समय भी लोगों से ही घिरे रहे, 2 अक्टूबर को वहां प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यक्रम होता है। हर साल की भांति वे भी जाते हैं और तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी जाते हैं। क्या इसलिए इन सत्याग्रहियों को रोका गया कि ये राजघाट कार्यक्रम से पहले ना पहुंच जाएं? इस देश में रोड शो हो जाता है, भीड़ भाड़ के बीच से रोड शो आराम से होता है। प्रधानमंत्री मोदी घंटों रोड शो करते हैं। यही नहीं, झारखंड में घोटाले के आरोप में सजा पाए मधु कोड़ा की सभा में जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 120-130 किलोमीटर की सड़क यात्रा कर लेते हैं, लेकिन राजघाट पर उनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। क्या यह वजह है? सरकार को बताना चाहिए कि क्या इसी के लिए सोनम वांगचुक और अन्य पदयात्रियों को दिल्ली पुलिस ने रोका है। कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया, जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हौसले फिर भी बुलंद हैं क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है और सच्चाई की जीत होगी। द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस का यह आदेश लद्दाख के सत्याग्रहियों को रोकने के लिए ही जारी किया गया। अगर मनजोत सोनम वांगचुक को सत्याग्रहियों के साथ दिल्ली आने की अनुमति नहीं दी जाती है तो भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। प्रधानमंत्री मोदी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन को भी देश के लिए खतरा समझने लगे हैं। 370 हटाते समय मोदी और शाह ने लद्दाख को भारत के साथ पूर्ण रूप से समाहित करने का वादा किया था
और लद्दाखी लोगों को दिल्ली की सीमा में आने तक नहीं दिया जा रहा है। प्रशांत भूषण ने ट्वीट में बताया है कि सोनम वांगचुक और उनके साथियों को वकालतनामे के लिए वकील से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। पुलिस का अभी तक यही बयान छपा है कि दिल्ली में 5 अक्टूबर तक धारा 163 लागू की गई है। ऐसे में मार्च कर रहे सभी लोगों को वापस जाने के लिए कहा गया, लेकिन जब वे नहीं रुके तो बॉर्डर पर पहले से तैनात पुलिसकर्मियों ने 150 लोगों को हिरासत में ले लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, शांतिपूर्वक मार्च कर रहे सोनम वांगचुक जी और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना पूरी तरह से गलत है। मोदी जी, किसानों की तरह यह चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि यह लद्दाखी बापू की समाधि ही तो जाना चाहते थे। दिल्ली किसी की बपौती है क्या? ना किसान आ सकते हैं, ना लद्दाखी, ना युवा। जनता को भला कौन रोक सकता है? यह बात एक कायर तानाशाह को समझ नहीं आ रही। लानत है। अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली ने ट्वीट किया है कि दिल्ली में आने से कभी किसानों को रोकते हैं, कभी लद्दाख के लोगों को रोकते हैं। क्या दिल्ली किसी एक शख्स की बपौती है? दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में आने का सबको अधिकार है। यह सरासर गलत है। निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों से आखिर इन्हें क्या डर लग रहा है? जो बापू जन जन तक पहुंच गए अपनी अनंत पदयात्राओं के जरिए, उस बापू की समाधि तक 150 पदयात्रियों को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। गांधी की भावना की अगर यही जीत होती तो 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी अपना कार्यक्रम रद्द कर देते और इन पदयात्रियों को राजघाट तक जाने देते। सेव हिमालय, सेव लद्दाख, ऐसा नया नारा आपने कब सुना है? इस नारे से इतनी दिक्कत किसे हो सकती है? क्यों नहीं पर्यावरण मंत्री ऐसे कार्यकर्ताओं, सत्याग्रहियों से बात कर सकते हैं? क्या आप नागरिक कुछ भी नया नहीं सुनना चाहते? नए मुद्दों को समझना ही नहीं चाहते? गाय, गोबर, मुसलमान, बुलडोजर के अलावा क्या आप किसी मुद्दे को समझने के लायक ही नहीं बचे? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि जिस हिमालय को भारत का मस्तक कहा जाता है, उसके भीतर पर्यावरण के किस तरह के संकट पैदा कर दिए गए हैं? उसकी आबो हवा से कैसी छेड़छाड़ की जा रही है? आप पीछे देख रहे हैं ग्लेशियर्स हिमालय के, जो कि पिघलते जा रहे हैं और पिघलते हुए ये कभी बाढ़ तो कभी अकाल देते हैं हमें। हम सरकार से विनती करते आए हैं कि वो अपनी नीतियां बदले, लद्दाख को संरक्षित करे, वैसे ही हिमालय को संरक्षित रखे। मगर ये सरकार अकेले से ना होगा, क्योंकि जब सरकारें बिजली के बड़े बड़े परियोजनाएं बनाते हैं या खादानों से मिनरल्स निकालते हैं तो वो किसके लिए निकालते हैं? ये हमारे शहरियों के लिए निकालते हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में रहते हैं। और अगर यहाँ के लोग, इन शहरों के लोग अपने जीवन को सादा नहीं करे तो और पहाड़ खोदे जाएंगे और क्यांगचुथांग में बड़े बड़े सोलर बिजलियां बनेंगी, हिमाचल में बड़े बड़े बांध बनेंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनेंगे और इन पर्वतों का विकास के नाम पर विनाश होगा। तो सिर्फ सरकार नहीं, नागरिकों को भी अपना रोल अदा करना होगा, क्योंकि अगर आप बिजली जाया करते रहें ऐश और अयाशी में, तो यहाँ दुगनी बिजली घर, दुगने बांध, दुगने सोलर प्रोजेक्ट्स बन के पहाड़ों का विनाश, जो कि आगे चलकर मैदानों का भी विनाश बनेगा। तो इसलिए आज हम अपील करना चाहते हैं शहरियों से, नागरिकों से, सिटीजन से कि आप अपना रोल अदा करें, सिर्फ सरकार से नहीं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने बिजली के प्रयोग को आधा करेंगे तो बिजली घर भी आधे बनेंगे, तो ये मैदान चरवाहों के चरागे भी आधे जाएंगे। तो हमें इसमें मिलकर इस हिमालय को बचाना होगा। 13 सितंबर को सोनम वांगचुक ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो पोस्ट किया। सुनना चाहिए कि हिमालय को जानने वाले लोग क्या कहते हैं। नेता तो 10 मिनट का भाषण देकर चले जाते हैं। हिमालय को जानने वाले दशकों इसकी संभावनाओं
और खतरों का अध्ययन करने में लगा देते हैं। वैष्णवी राठौड़ और सफावत जरगर की यह रिपोर्ट स्क्रोल में पढ़िए, कैसे नवीन ऊर्जा के नाम पर यहां के चरवाहों के जीवन को छेड़ा जा रहा है। जहां पर वे अपने जानवरों को चराया करते थे, उन जगहों पर सौर ऊर्जा की योजनाओं के लिए कब्जा किए जाने की बातें चल रही हैं। सर्दियां आते ही जिन चारागाहों में यहां के लोग आ जाया करते थे, अब ऐसी जगहें उनके लिए क्या बंद हो जाएंगी? किसी को जानकारी नहीं कि सौर ऊर्जा के इस प्रोजेक्ट का ठेका किस प्राइवेट कंपनी को मिलने जा रहा है, और ना किसी को परवाह है कि इससे यहाँ के लोगों का जीवन कैसे प्रभावित होगा। उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लोग इसीलिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं, ताकि अपनी मांगों और समस्याओं को उठा सकें, उसका हल स्थानीय स्तर पर खुद निकाल सकें। आज पर्वतीय परिषद में किसी के पास इससे जुड़े सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं हैं। बाकी जानकारी आप स्क्रोल की वेबसाइट पर इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हासिल कीजिए। लद्दाख की लड़ाई केवल सोनम वांगचुक की नहीं है, आपकी भी होनी चाहिए। वहां का जलवायु बदल रहा है, बर्फ पड़नी कम हो गई है, पानी का संकट लोगों के लिए विकराल होता जा रहा है। पत्रकार हृदय जोशी ने आज से 5 साल पहले नुब्रा घाटी में जाकर लिखा था। लोगों ने उन्हें बताया था कि 20-30 साल से ढंग से बर्फ नहीं पड़ी है। पहले बर्फ पड़ती थी तब 6-6 महीने के लिए खारदुंग दर्रा बंद हो जाता था। बर्फ के नहीं पड़ने से यहाँ की नदियां, पानी के सोते सभी सूखते जा रहे हैं। लद्दाख को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ खेती आसान नहीं, बर्फ के पिघलने से ही खेती के लिए पानी आता है। खेती खराब होती है तो उस पर निर्भर लोग गरीब होते चले जाते हैं, पलायन के लिए मजबूर होते हैं। हमने अपने तमाम शहरों में देख लिया, विकास की लालच में नदियों के साथ हमने क्या किया। उन्हें पूजने का अब हमारे पास केवल ढोंग ही बचा रह गया है। नदियों की क्या हालत कर दी गई है, किसी किताब की जरूरत नहीं, चलकर आप खुद देख आइए। इसलिए कोई लेह से तफरीह के लिए पैदल चलकर दिल्ली नहीं आया है, इन्हीं सब समस्याओं को रोकने के लिए अपनी भागीदारी चाहता है। आज लद्दाख के लोग कर रहे हैं, कल हर शहर के लोगों को यही काम करना पड़ेगा, इसी पानी के लिए, इसी पहाड़ के लिए। दूर से देखने पर लगता है कि लद्दाख के ये लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असल में उनकी लड़ाई हम सभी के भविष्य के लिए है। पृथ्वी के ध्रुवों पर जमी बर्फ के बाद हिमालय के ग्लेशियर ही दुनिया के सबसे बड़े ताजा पानी के स्रोत हैं। वांगचुक बताते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के करीब 20 करोड़ लोग इन ग्लेशियर से निकली नदियों पर निर्भर हैं। उन्हें डर है कि अनियंत्रित विकास से लद्दाख की इस नाजुक पारिस्थितिकी में ऐसा बदलाव आ सकता है जिसे फिर वापस लौटाना असंभव हो जाएगा। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख का भी स्पेशल स्टेटस समाप्त हो गया। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहां के लोग छठी अनुसूची की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी संस्कृति और जीवन शैली से तालमेल बिठाते हुए विकास के मानक तय कर सकें। सितंबर 2019 में ही अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी, ताकि यहां की जमीन और संसाधनों पर बाहरी लोगों का अतिक्रमण शुरू ना हो जाए। हिमालय का पूरा रीजन घायल है। सच मायने में तो यह है कि हिमालय ने आज तक हमें 70 साल तक इस मुल्क की रक्षा की है। आज जो हिमालय की हालत है, हम सबको एज ए सिटीजन, एज ए अवेयर सिटीजन जो है, हम सब की बारी है कि आपकी बार जो है जो हिमालय की रक्षा करने की। और जहाँ तक वाली बात है कि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली भी जो विधानसभा है, लेजिस्लेटर है, तो वहाँ पर जो है एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था की मांग की जा रही है। वो डेमोक्रेटिक व्यवस्था हमारे संविधान का जो है 6वां अनुच्छेद देता है, और पूर्वोत्तर के 4 राज्य उस व्यवस्था से ऑलरेडी चल रहे हैं, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड व्यवस्था है। असम, त्रिपुरा, मेघालय जो है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं, जहाँ तक यदि मैं एक लेमैन की भाषा में इस बात को कहना चाहूँ कि मैं अपने घर का प्रबंधन मैं जितने अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता। तो लेह और लद्दाख के लोग जो है यही कह रहे हैं कि हमें हमारा डेमोक्रेटिक राइट दीजिए, ताकि हम अपने घर का मैनेजमेंट और प्रबंधन और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसको अनाप शनाप तरीके से जो है मतलब एक्सप्लॉइट करने का जो है एक बैकडोर से कोशिश हो रही है, उसको जो है मतलब बचाने का प्रयास है। और सिंस की सोनम वांगचुक जो है कोई राजनीतिक पर्सनालिटी नहीं है, और ये जो यात्रा है लेह एपेक्स बोर्ड और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा आयोजित किया गया है, और सोनम वांगचुक इसका जो है, सिंस की वो सेलिब्रिटी है तो वो इसका एक फेस है, और उनके साथ बहुत सारे जो लेह एपेक्स बॉडी के जो है सदस्य चल रहे हैं। अभी हम होश में नहीं है,
जलवायु संकट हर दिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विकराल होता जा रहा है। 2023 का साल दुनिया का सबसे गर्म साल माना गया। एक बार प्रकृति की तबाही की खबरों से इस दुनिया को देखिए तो पता चलेगा कि तूफान आने वाला नहीं है, बल्कि आप सभी अलग अलग हिस्सों में तूफानों से घिरे हुए हैं। 150 लोगों को दिल्ली पुलिस लगाकर रोका जा सकता है, मगर प्रकृति की इस तबाही की चपेट में आने से क्या पुलिस, क्या थाना, क्या लोग, कौन बच सका है और कौन आपको इसकी चपेट और बर्बादी से रोक सकता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।